हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि जिसका नाम है रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज और ये मेनली डील्स करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर, इसको हम लोग शुरू करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बोर्ड्स में तो आता ही आता है तो बहुत क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोग जो एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप लोग को जानना। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज होगा हम लोग का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आज हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे, क्या क्या चीज़ चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें से हम लोग डिटेल्स में चैप्टर को एनालिसिस करेंगे। आज है इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो सबसे पहले याद कीजिए, जब हमने स्टैटिक्स पढ़ा था, स्टैटिक्स में जब हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उधर हमने क्या पढ़ा था, कपल और टॉर्क के बारे में पढ़ा था। तो इसको थोड़ा हम लोग अगर रिकैप कर ले तो कपल यानी क्या, अगर दो फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब टू इक्वल फोर्स। अगर मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करूं, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो इधर फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, इधर फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। तो इक्वल फोर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्म्स ए कपल। मतलब टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन opposite directions forms a couple। ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। टू इक्वल फोर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्म्स अ कपल। एक ही टाइप का फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करे, कपल। और द टेंडेंसी ऑफ द कपल टू स्टार्ट ए रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड टॉर्क। और यहाँ से हमें टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते थे। एंड द इसी कपल का जो टेंडेंसी है एक रोटेशनल मोशन कराने में, उसी को बोलते हैं टॉर्क। द टेंडेंसी ऑफ द कपल टू फॉर्म रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड टॉर्क। ये हमें जानना पड़ेगा। टेंडेंसी ऑफ कपल टू फॉर्म रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड टॉर्क। ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि, और टॉर्क का डेफिनेशन क्या है। टॉर्क का डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला क्या है, अगर दोनों का बीच में जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r है, दोनों का बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और फोर्स है F, तो टाउ इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मतलब F इंटू r, टाउ। और इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो है टाउ इक्वल्स टू r क्रॉस f। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। ये सब आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, मैंने आप लोग को थोड़ा रिकैप करवा दिया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क क्या है, एक कपल का जब रोटेशनल मोशन कराना है कपल को, उसका जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं टॉर्क। तो इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है चैप्टर के अंदर घुसने से पहले। अभी हमें देखना पड़ेगा वर्क डन बाय टॉर्क कितना होता है। अच्छे से देखिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इधर कॉन्सेप्ट को समझिए। तो जब मेन चैप्टर के अंदर हम लोग घुसेंगे, आप लोग इजीली हर एक चीज़ समझ पाएंगे। तो अगर सोचिए, ये तो मेनली डील करता है रोटेशनल मोशन के ऊपर ना। तो अगर मैं एक रैंडम कोई भी एक बॉडी को मैं लेता हूँ, रैंडम बॉडी, इरेगुलर शेप का कोई भी बॉडी है, इधर हम लोग का ये एक्सिस में ले रहा हूँ, ये है ए, ये है बी, ये इसका सेंटर है। इसको हम लोग घुमाएंगे, इसको हम लोग इस तरफ रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, रोटेट करने के बाद अगर मैं बोलूँ ए आ गया A1 पर, बी चला गया, चलिए ए आ गया A डैश, बी चला गया B डैश में, तो कितना रोटेट हुआ, इतना रोटेट हो गया। ये हमारा यहाँ से यहाँ रोटेट हो गया। अगर ये एंगल हम लोग थीटा इमेजिन कर, कितना एंगल रोटेट हुआ, थीटा एंगल रोटेट हुआ। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाय टॉर्क और बाय ए कपल। हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, वर्क डन बाय ए कपल। तो हमें नॉर्मली दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अगर हम लोग इनिशियली बोले तो ए और बी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अगर मैं इसको अगर इधर ड्रॉ करूं ए और बी, इसका फोर्स इधर काम कर रहा है, तो मैं जनरली कह रहा हूँ सबसे पहले टॉर्क क्या होगा। अगर फोर्स हम लोग F अप्लाई कर रहे हैं, F इंटू ए बी, सबसे पहले एक तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू ए बी। और वर्क डन कितना होगा,
वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ए बी तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ए और बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस को अगर हम लोग अभी क्या इमेजिन करेंगे, ये डिस्टेंस को अगर हम लोग अभी आर बोलें, ये डिस्टेंस आर, तो एफ इंटू ये आर इंटू एफ ही लिखिए, जैसे वेक्टर फॉर्म में लिखे आर इंटू एफ। अभी वर्क डन मतलब कितना है, वर्क डन मतलब हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी, एफ इंटू ए बी, यह है डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो इतना मैं क्यों करा रहा हूँ, तो ये इनिशियली इतना वर्क डन था, इनिशियली इतना वर्क डन था, अभी मतलब ये इनिशियली था, अभी हम लोग का फाइनल नहीं हुआ, इनिशियली इतना वर्क डन था, मतलब अभी वर्क डन, ये इनिशियली मैं बोल रहा हूँ लेकिन तभी वर्क डन कुछ था नहीं। अभी हम लोग जब इसको मूवमेंट करेंगे तभी तो वर्क डन होगा, जब इसको मूवमेंट करेंगे तभी तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन अच्छे से देखिए, मैं क्यों इतना लिख रहा हूँ कि तो वर्क डन बाई ए टू गो टू ए डैश, ए को ए डैश माने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सो W1 इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स इंटू इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमें निकालना पड़ेगा, इसको हम लोग O बोलते हैं, ए एफ इंटू ए डैश। अभी हम लोग को क्या पता है, एक चीज़ देखिए, अगर ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको इमेजिन कीजिए स्ट्रेट लाइन, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो ए डैश बाई ए ओ, सो ए डैश इक्वल्स टू ए ओ साइन थीटा, ये होगा। अभी थीटा है वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ओ इक्वल्स टू ए ओ इंटू थीटा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ओ इंटू थीटा, थीटा जब स्मॉल है, थीटा बहुत स्मॉल, सो ए ओ साइन थीटा मतलब थीटा। इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कंसिडरेशन हम लोग को फिजिक्स में से करना पड़ता है। तो ए डैश का मतलब क्या है, एफ इंटू, इसको क्रॉस नहीं डॉट भी लिख सकते कुछ भी, एफ इंटू ए ओ इंटू थीटा, दिस इज W1। एंड सिमिलरली वर्क डन बाई ए टू गो टू ए नहीं, ये बी टू बी डैश, तो सिमिलरली क्या होगा, W2 इक्वल्स टू एफ इंटू बी डैश, तो सिमिलरली क्या होगा, एफ बी ओ इंटू थीटा, यही तो होगा, क्योंकि फिर से साइन थीटा क्या होगा, बी डैश बाई बी ओ, सो यहाँ से बी डैश क्या हो जाएगा, बी ओ इंटू थीटा, क्योंकि थीटा तो फिर से स्मॉल है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। सो हमारा क्या हो जाएगा, W2 एफ बी ओ इंटू थीटा, ये चीज़ हो रहा है। सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, यहाँ से हमारा टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, देखिए टोटल वर्क इतना क्यों कराना, अभी आप समझेंगे। टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W2 कितना होता है, एफ इंटू ए ओ इंटू थीटा प्लस एफ बी ओ इंटू थीटा। तो अभी हम लोग यहाँ से अगर देखें, यहाँ से देखें क्या देखिए, एफ इंटू ए ओ बी, एफ इंटू बी ओ क्या है, मतलब थीटा को कॉमन ले ले तो क्या होगा, एफ इंटू ए ओ प्लस बी ओ इंटू थीटा। ए ओ प्लस बी ओ क्या है, ये है दोनों का बीच में परपेंडिकुलर, ये भी दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन जब मैं रोटेट करके घूम गया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जब ये केस में था। जब हम लोग का पूरा रोटेट हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, ये वाला, तो इसी को भी हम लोग कैपिटल स्मॉल आर लिख सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जब रोटेट कर गया, तो इसको ए ओ प्लस बी ओ इक्वल्स टू आर, तो एफ आर इंटू थीटा हो जा रहा है। सो एफ इंटू आर मतलब क्या, टाउ थीटा, सो वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कपल के द्वारा कितना वर्क डन किया जाता है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सो वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा। वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हम लोग अभी सीखेंगे कि हमारा जो ये टॉर्क फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, मतलब ये कितना, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं अभी आप लोग को बोलूँ एक चीज़ देखिए,
आगे अगर ये तो आप लोग समझ गए, वर्क डन बाय कपल कितना होता है आप लोग समझ गए। अभी अगर मैं बोलूँ कि सोचिए ये एक जनरल बॉडी है, ये कोई भी एक बॉडी है, ये एक एक्सिस है, एक्सिस के साथ रोटेट कर रहा है, तो अलग अलग पॉइंट में इसका डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2, ये डिस्टेंस है r3, ये डिस्टेंस है r4, अलग अलग बॉडी में, तो इसके रेस्पेक्ट में अलग अलग मास होगा। यहाँ पर अगर मास है m1, या इसका मास है m2, इसका मास है m3, इसका मास है m4, अलग अलग जगह में ये एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन अगर हम लोग इधर कैलकुलेट करें, एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ कैसे हमारा टॉर्क का रिलेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ से नॉर्मल क्या निकाल रहे हैं, देखिए हमें यहाँ से पता है टॉर्क इक्वल्स टू, हमें क्या पता है टाउ इक्वल्स टू हमारा वर्क डन इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है ये, हमें तो रिस्पेक्टिवली टोटल वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमें ये पता है। अभी हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कि कितना हमारा ये सिग्निफिकेंस है। तो फोर्स सबसे पहले हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब क्या, अल्फा मतलब क्या है, ओमेगा बाई टी, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम लोग ये एक अल्फा है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हम जो निकाल रहे हैं हमें कितना फोर्स ऐड करें, उधर एक फोर्स होगा, इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, तो हर एक के लिए अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंटली कपल्स या टॉर्क निकालूँ, सबसे पहले टाउ 1, इसके लिए क्या होगा, टाउ 1 होगा फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट F1 इंटू R1, टाउ 2 क्या होगा F2 इंटू R2, टाउ 3 F3 इंटू R3, ऐसे ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। तो टोटल हमारा टॉर्क कितना होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, यानी F1 R1 प्लस F2 R2 प्लस F3 R3 चलता रहेगा। सो अभी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, अभी फोर्स मतलब क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो R1 ये लीनियर एक्सेलरेशन है, प्लस M2 A2 R2 प्लस M3 A3 R3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। अभी हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है, हमें क्या पता है, हमें पता है A इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग इधर बिठाएं तो क्या होगा, m1 अल्फा 1 r1 स्क्वायर प्लस m2 अल्फा 2 r2 स्क्वायर प्लस m3 अल्फा 3 r3 स्क्वायर, डॉट डॉट चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली ऐसा अगर सीरीज हमारा चलता रहा तो देयरफॉर टाउ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन समेशन ऑफ एम आई अल्फा आई स्क्वायर इंटू एम आई अल्फा एम वाई अल्फा इंटू आर आई स्क्वायर, ये आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा आई। तो इसी को हम लोग एम आई आर आई स्क्वायर का समेशन को हम लोग लिख सकते हैं आई अल्फा। दिस आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना हम क्यों कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन को लाने के लिए। यहाँ पर आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई एम आई आर आई स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ये हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले, सबसे मेन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालॉजी क्या पता है, जैसे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे हमारा
लीनियर मोशन में, जैसे लीनियर मोशन में हमारा जो मास का जो सिग्निफिकेंस है, लीनियर मोशन में मास का जो सिग्निफिकेंस है, रोटेशनल मोशन में होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में मास जो काम करता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करेगा। एज फॉर एग्जांपल मैं प्रूव भी कराऊंगा, लिख देता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में कितना था, हाफ mv², दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन। सिमिलरली जब रोटेशनल मोशन होगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ I ω²। ये कहाँ से आएगा, सब प्रूफ हम लोग करेंगे। मैं आप लोग को जनरल एनालॉजी दे रहा हूँ। जैसे आप लोगों को ये भी बताया, जब एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ये लीनियर मोमेंटम था। लीनियर मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I इंटू ओमेगा। तो देख पा रहे हैं ना, जहाँ जहाँ मास है उधर उधर I बिठा दे रहे हैं। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस। दिस इज मतलब एनालॉजी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस। टाउ इक्वल्स टू I अल्फा, ये भी एक हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला है, मतलब टॉर्क के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और इसी के साथ हमें ये भी मिलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है। तो हमारा जो ये मेन मोटिव था आज के लेक्चर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आप लोग को समझाना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। एक स्पीयर का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, एक यूनिफॉर्म रॉड का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, एक रेक्टेंगुलर प्लेट का, उसका हर एक सिलेंडर का, उसके बाद आप लोग का कोन का, उसके बाद रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, हर एक चीज़ का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। बहुत बहुत बड़ा सीरीज होने वाला है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आप लोगों को सिखाऊंगा। और उसको सिखाने से पहले आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों भी आप लोग मैं सिखाऊंगा। सब कुछ पूरा डिटेल्स में आप लोग कराऊंगा। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आज ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा ही नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक आइडिया था, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आप लोगों को अलग अलग रिजिड बॉडी दे देगा, एक यूनिफॉर्म बॉडी बोल देगा, एक रॉड, इस रॉड का बोल देगा सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो यह आप लोगों को निकालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा। यहाँ से कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी क्या आप लोग नहीं समझेंगे, मैं जब पढ़ाऊंगा समझ पाएंगे। फिर आप लोगों को बोल देगा कि एक ट्रायंगुलर प्लेट दे दिया है, तो एक यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से, फिर एकदम सेंटर से, तब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो अलग अलग थ्योरम यूज़ करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। एकदम बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ज़्यादा कुछ हार्ड आप लोगों को कराया नहीं। इसके बाद आस्ते आस्ते आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। पढ़ाई करते रहिए, और अगर मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।